हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटी, यानी कि ज्योग्राफी की पूरा हम ज्योग्राफी इसमें कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कि आपको ज्योग्राफी के एक एक टर्म समझ में आ जाए और ज्योग्राफी से जो भी सवाल बनते हैं वो आपके मिस ना हो, कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो आपसे छूटे। इससे पहले कुछ वीडियोज़ ज्योग्राफी की आ चुकी हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि ज्योग्राफी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए और आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएं। इससे पहले दो वीडियोज़ आ चुकी हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गैस कि अगर आपने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वो बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं। जो करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आती है, हर वीडियो की जो अपडेट है वो वहाँ पे आती है, तो सब चीज़ें वहाँ पे आती है। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है और बहुत ज़रूरी भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, और जो आगे आने वाले एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अपर पीसीएस के स्टूडेंट्स हों, लोअर पीसीएस के स्टूडेंट्स हों, और चाहे वो आरओ या आरओ एडवोकेट जनरल के कैंडिडेट्स हों, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हर पेपर के सिलेबस में है, तो सभी को ये क्लासेस देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इनको सबको देख लेंगे लगातार तरीके से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब आप समझते चल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी जो लोअर पीसीएस मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो वे लोग इसमें से पढ़ रहे हैं। बाकी लोग यहाँ वीडियो देखते रहें और जिनको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। लास्ट क्लास में मैंने आपको इस फिगर के बारे में समझाया था कि इस फिगर में किस तरह से लैटिट्यूड यानी कि जो अक्षांश हैं और जो कटिबंध हैं यानी कि हीट जोन्स हैं वो किस किस तरह से हैं। तो वो जो हीट जोन्स हमने पिछली वीडियो में समझा था, वो हीट जोन्स इसमें थियोरिटिकल में लिखा हुआ है, तो एक बार इससे भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वापस से। तो देखिए हीट जोन्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। तो जब ये वीडियो थोड़ी सी और चलेगी आगे तब ये कंटेंट जो पीडीएफ है ये नीचे आ जाएगी, तो आप हिंदी में भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं एक एक लाइन को बहुत एक्सप्लेन करते हुए आपको चलूँगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आपका हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए ये लाइन क्या कहती है, बहुत ही गहरी बात कह जाती है ये लाइन, अब आप समझिए जरा यहाँ पे। देखिए ये अर्थ है, अगर इस अर्थ पे आप मान के चलते हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो जो सन है, सन अब वैसे तो अर्थ सन के चारों तरफ ट्रैवल करती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सन ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, वैसे तो धरती सन के चारों तरफ घूमती है। तो जो सन होगा वो सन 0 डिग्री से ट्रैवल करेगा, पहले जाएगा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वापस आएगा इक्वेटर पे, और फिर इक्वेटर से जाएगा पहले जाएगा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फिर वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर से जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और फिर वापस कैप्रिकॉर्न से ऊपर 0 डिग्री पे जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है जो एक सन फॉलो करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो हिस्सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड होगा, सदर्न लैटिट्यूड होगा, यहाँ तक एक दिन ऐसा होता है, हमेशा एक दिन ऐसा होगा कि जिस टाइम पे जो सूरज होगा वो क्या होगा, वो आपके सिर के ऊपर हो सकता है। यानी कि 12 बजे एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे नो शेडो डे बनेगा। नो शेडो डे का मतलब क्या हुआ कि आपकी परछाई नहीं बनेगी। देखिए परछाई बनती क्यों है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सूरज है, मान लेते हैं ये सूरज है, ये सन है, और आप ये खड़े हैं, ये पर्सन खड़ा है एक, ठीक है। तो अगर सूरज यहाँ पे है, ये पर्सन यहाँ पे है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी। अगर वापस से देखते हैं, अगर सूरज इधर है, ये सन है मान लेते हैं, ये पर्सन खड़ा है, और ये पर्सन के ऊपर अगर सूरज की रेज ऐसे पड़ रही है, तो इस पर्सन की जो परछाई है वो कहाँ पर बन जाएगी, ज़मीन पे यहाँ बन जाएगी। लेकिन अगर आप अब इस तरह से समझिए कि अगर ये पर्सन है और इस पर्सन के ठीक सिर के ऊपर सूरज है अगर, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसकी परछाई ना तो इधर बनेगी ना इधर बनेगी, इसकी परछाई इस पर्सन के पैरों के नीचे बनेगी। यानी कि उस पर्सन की जो परछाई बनेगी वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो उसके पैरों के ही नीचे होगी, या वो नहीं होगी, आप कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर सन यहाँ पे है, आपके सिर के ऊपर है, ठीक, तो आपके ऊपर आपकी कभी भी परछाई नहीं बनेगी। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक
एक समय ऐसा होगा, एक एक दिन ऐसा होगा हमेशा कि जब आपका ओवरहेड सन होगा, यानी कि सन जो है सिर के ऊपर होगा बिल्कुल, और नो शैडो डे होगा, यानी कि आपकी परछाई नहीं बनेगी। तो यहाँ से एक सवाल बनता है आपको, भारत के देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भी हमें पता ही, आगे हम पढ़ भी लेंगे, अगर आपको नहीं पता तो बताता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के बीचों बीच में से होकर निकलती है, 8 राज्यों में से होकर निकलती है वो। तो सवाल इस तरह से बन सकता है कि आपको 4 शहरों के नाम दे दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि इन 4 शहरों में से कौन सा शहर ऐसा है जिसमें नो शेडो डे बनता है, यानी कि शेडो नहीं बनेगी पर्सन की, या नो शेडो डे नहीं बनता है ना, कोई भी दे देगा। तो मान लेते हैं आपको 4 शहर के नाम दिए, उसमें तो 3 शहर के नाम तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे वाले शहर हैं, जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मान लेते हैं। तो ये 3 शहर तो ये दे दिए, और एक शहर दे दिया आपको नाम दिल्ली। तो कौन सा शहर ऐसा है जिसमें से शेडो नहीं, जिसमें नो शेडो डे वाला जो दिन है वो नहीं आएगा? तो वो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली 23.5 नॉर्थ से ऊपर है, तो वहाँ पे सूरज 23.5 नॉर्थ से ऊपर जाता ही नहीं। जब सूरज वहाँ जाता ही नहीं तो वहाँ पे नो शेडो डे बनता ही नहीं। तो नो शेडो डे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। यानी सूरज जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हालांकि वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं हम, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो सूरज है वो 0 डिग्री से ट्रैवल करके पहले ऊपर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फिर वापस आएगा इक्वेटर पे, नीचे जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और फिर वापस जाएगा इक्वेटर पे। तो ऐसे ये गोल गोल घूमता रहता है सूरज। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इसको टोरिड जोन कहते हैं, और सबसे ज़्यादा हीट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो हिस्सा है वही इसको मिलती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही मैंने आपको बताया, जो मिड डे सन है, यानी कि जो बिल्कुल दोपहर के 12 बजे वाला जो सन होगा, वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, यानी कि इस वाले एरिया में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे यानी इस वाले एरिया में कभी भी ओवरहेड नहीं आएगा, यानी कि आपके सिर के ऊपर ठीक नहीं आएगा। हमेशा स्लांटिंग रेज आएंगी, यानी कि हमेशा कैसी रेज आएंगी? स्लैंटिंग रेज आएंगी। जैसे मान लेते हैं ये अगर है और यहाँ सूरज है, तो हमेशा ऐसे स्लांटिंग रेज आएंगी, कभी भी बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट वाली नहीं आएगी, हमेशा स्लांटिंग वाली आएगी। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। जो एंगल है सन की रे का, जैसे जैसे आप पोल के पास जाएंगे तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures। यानी कि ये वाला जो एरिया है, अब देखिए ये तो था बिल्कुल टॉर्रिड जोन, यहाँ तो खूब गर्मी होती है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल का रीजन यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक का एरिया यानी कि साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ पर जो टेम्परेचर हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के नहीं होते। यानी कि वहाँ पे जो मौसम होगा थोड़ा सुहाना सा मौसम होगा, जिसको हम अगर एक वर्ड बोले हिंदी में, या थोड़ा सा कूल होगा, अच्छा मौसम होगा। तो इसलिए यहाँ पे इन एरियाज़ का जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इन एरियाज़ में बहुत अच्छे से डेवलप करता है एज़ कंपेरिजन टू वो एरियाज़ जो यहाँ पे हैं। यानी ये साइंटिफिकली देखा गया है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन में ही यूरोप का एरिया पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो वहीं पे है, या यूएस का जो एरिया है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन में ही है। तो इसके वजह से क्या है कि वहाँ के जो पर्सन्स हैं, ये नेचुरल है, ये सब प्रकृति की वजह से है कि वहाँ के जो मनुष्य हैं उनका जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी सी बेटर मान सकते हैं आप एज़ कंपेरिजन टू उन लोगों के जो लोग इस एरिया में रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि एक ह्यूमन ब्रेन को डेवलप होने के लिए एक बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। किसी भी चीज़ को अच्छा बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए कि जो उसके फेवर में हो। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप लोगों को अंदर से एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि आप जो है इरिटेट होने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी गर्मी में। तो यानी क्या हो रहा है कि आपका जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। आपका जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो है बहुत ईजिली इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सर्दियों में लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो क्योंकि ठंडा होता है, टेम्परेचर कम रहता है, तो यानी कि जो आपका ब्रेन है वो भी बहुत प्रॉपरली फंक्शन करता है। तो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की ज़रूरत है एक ब्रेन को फंक्शन करने के लिए। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा डेवलप रहता है एज़ कंपेरिजन टू ये वाला रीजन से, इन कंपेरिजन टू ह्यूमन ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल में ये बहुत ही ठंडे हैं। ये हमने भी पढ़ ही लिया था कि अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल का एरिया फ्रिजिड जोन है, यहाँ सब बर्फ जमी रहेगी। नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल का एरिया ये भी फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे भी बर्फ जमी रहेगी। तो यानी ये वो एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे मिलेंगे आपको। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। क्योंकि हमेशा क्या होगा, जो ये वाला रीजन होगा यानी ऊपर नॉर्थ पोल का रीजन और नीचे साउथ पोल का रीजन, तो जो सूरज की रोशनी होगी वो हमेशा ऐसे स्लांटिंग में पड़ेगी। जब ऐसे स्लांटिंग में पड़ेगी तो क्या होगा, ये रेज को पहुँचने में टाइम लगेगा और साथ ही साथ वो उतने इफेक्टिवली वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी जगह को। तो उस वजह से क्या होगा, इस वजह से यहाँ पे जो एरिया होगा ज़्यादा ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं हो पाता है। देयरफॉर दीज रीजन्स आर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन्स, यानी कि वेरी कोल्ड, है ना। तो इन रीजन्स को क्या कहा जाता है, वेरी कोल्ड रीजन्स यानी कि फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। मैंने आपको नॉर्मल जो बोलचाल वाली भाषा होती है उसमें समझा दिया है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आती है चीज़ है वाटर लॉन्गिट्यूड्स, है ना। लॉन्गिट्यूड्स क्या है या देशांतर क्या है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो होती है, देखो लैटिट्यूड का मतलब हो गया लेटी हुई, यानी कि जो इस तरह से लेटी हुई लाइन्स होती हैं ईस्ट वेस्ट वाली, और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब हो गया जो ऐसे लंबी लंबी खड़ी रहती हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ वाली। तो जो नॉर्थ साउथ वाली ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होती हैं या ऐसी जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो धरती पे एक्चुअली में खिंची भी नहीं है, लेकिन इंसान ने चीज़ों को समझने के लिए इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलना शुरू कर दिया। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं या ये जो लाइंस हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो अगर हर एक डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड है, तो हमें पता है कि एक सर्कल में टोटल डिग्री कितना होता है। अगर आप एक सर्कल घूमेंगे पूरा तो कितने डिग्री घूमेंगे, आप कहेंगे आप 360 डिग्री घूमेंगे। जब आप 360 डिग्री घूमेंगे तो अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स किस तरह से, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स होंगी इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होंगी ऐसे, यानी कि ये क्या कर रही होंगी, ये अपने आप में एक सर्कल बना रही होंगी धरती के पास, है ना। धरती के ऊपर ये सर्कल बना रही हैं। अगर ये धरती के ऊपर ऐसे ऐसे करके सर्कल बना रही हैं तो ऐसे कितने सर्कल बन जाएंगे, एक एक डिग्री के अगर आप गैप करके रखेंगे तो 360 सर्कल बन जाएंगे। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है पूरी धरती पे, अगर इंसान ने जो लॉन्गिट्यूड्स बनाई हैं जो खींची हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं 360, है ना। तो अगर ये नंबर पूछे जा सकते हैं कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो टोटल लॉन्गिट्यूड 360 हैं। और टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, टोटल लैटिट्यूड्स हैं 181, है ना। 181 जो है टोटल लैटिट्यूड्स हैं। और टोटल लैटिट्यूड्स में से सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है, 0 डिग्री वाला, क्योंकि वही इक्वेटर है, वही धरती के बीचों बीच है। तो सबसे लंबा जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री वाला है। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे या नीचे जाते जाएंगे, लैटिट्यूड की जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाएगी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है, देखिए धरती तो ऐसे है तो लॉन्गिट्यूड तो सारे ही ऐसे बनने हैं। जब सारे लॉन्गिट्यूड ऐसे बनने हैं तो लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम ज़्यादा नहीं होती, वो सब समान रहती है। बस वो बात होती है कि जैसे जैसे, चलो वो भी आगे बताएंगे, सब चीज़ें यहीं पे डिस्कस कर लूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वो इमेजिनरी लाइन्स है रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो लाइन्स होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं और ये इमेजिनरी होती हैं। दे आर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है अपने आप में। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको समझो जरा। अगर ये क्या है, ये एक अर्थ है, मान लेता हूँ ये इक्वेटर है। अब क्या हो रहा है कि ये आपने लॉन्गिट्यूड्स खींच दिए, ये लॉन्गिट्यूड्स खींच दिए, ठीक है। इस तरह से एक एक डिग्री के गैप पे लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं। तो अगर ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं तो आप देखिए क्या हो रहा है, इक्वेटर से जैसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। और ऊपर जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारे क्या कर जाएंगे, पोल पे जाके मिल जाएंगे। लाइकवाइज साउथ में देखोगे तो साउथ में भी जाके सारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसे करके मिल जाएंगे सबके सब। तो यानी क्या है कि ये सेमी सर्कल्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। कब, जब आप पोल वर्ड्स जा रहे हो, जब आप पोल की तरफ जा रहे हो, इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जा रहे होते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। और जब ये पोल पे पहुंच जाओगे आप, तो पोल पे पहुंच के सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सबकी सब जो लाइंस हैं वो एक ही जगह पे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये लैटिट्यूड, फिर ये लैटिट्यूड, फिर ये लैटिट्यूड, फिर ये लैटिट्यूड, तो यानी कि 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है वो सबसे लंबा होता है। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो लैटिट्यूड की जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ये सर्कल हैं, क्योंकि जब ये सब सेमी सर्कल हैं तो सेमी सर्कल
एक धरती पे जब खींचते हैं तो सबकी लेंथ जो है वो इक्वल है, वो छोटी बड़ी नहीं है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो अब इसलिए ये बताना बड़ा मुश्किल था कि कितने नंबर ऑफ मेरिडियंस धरती पे खींचे जाएं। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. अब हम ये पढ़ते हैं कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT जिसको बोला जाता है, कि GMT से भारत का टाइम GMT प्लस फिर हम लिखते हैं 05:30 आवर्स। तो इसमें 5.5 घंटे भी हम समझेंगे कि कैसे आ रहा है आगे। हम ये भी समझते हैं कि GMT का क्या मतलब है। देखिए, जो GMT है इसका मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, या ग्रीनविच जो है वो एक जगह है लंदन के पास, या आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम में वो एक जगह है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे है। तो मान लिया गया कि वहाँ से पास होने वाली जो एक ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उसको हमने 0 डिग्री कह दिया कि ये जो लाइन ग्रीनविच से होके जा रही है वो अपने आप में 0 डिग्री है। और इसके बाद यहाँ से जो जाएगी उसको हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ईस्ट में कह देंगे, क्योंकि इधर पश्चिम इधर पूर्व दिशा है, ईस्ट है। और 0 डिग्री के इधर जो लाइन होगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको हम क्या कह देंगे? इसको वेस्ट डायरेक्शन कह देंगे, यानी कि ये पश्चिम में जा रही है। तो जिस तरह से इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ कहा गया, इक्वेटर से नीचे साउथ कहा गया, उसी प्रकार से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पूर्व की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री ईस्ट कहा जा रहा है, और 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री वेस्ट कहा जा रहा है। ठीक है, तो इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, या ये भी कह सकते हैं कि दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो ये जो 0 डिग्री वाली जो लाइन है, जो कहाँ से पास होकर जा रही है, मान लेते हैं ये अगर 0 डिग्री है, ये कहाँ से पास हो रही है? ग्रीनविच मीन टाइम से, या ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से यूनाइटेड किंगडम में। तो इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्राइम मेरिडियन कौन सी है? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये धरती है, मान के चलता हूँ कि ये 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है जो ग्रीनविच मीन टाइम से होकर जा रही थी। अब इसके बाद से जब आप पूर्व की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? 180 डिग्री ईस्ट तक जाओगे। ठीक है, और जब आप इधर की तरफ जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो एक तो 0 डिग्री हो गई, ठीक है, बाकी 1 से स्टार्ट करके 180 डिग्री ईस्ट तक, फिर 0 डिग्री के बाद 1 से स्टार्ट करके 180 डिग्री वेस्ट तक। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 180, तो वेस्ट वाली प्लस 0 डिग्री वाली एक प्लस 180 डिग्री ईस्ट तक आप जाओगे, तो टोटल मिला के तो ये 361 हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया टोटल लॉन्गिट्यूड तो 360 है। वो 360 क्यों है? वो 360 यूँ है या इसलिए है क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री जो ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है, वो क्या हो गई? ये दोनों सेम है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी, है ना। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट अगर मैं बोलता हूँ तो बात एक ही है। तो इसलिए इनमें से जो एक है वो कम हो जाएगा, इसको 179 आप ले लीजिए। तो 179 एक, 10 डिग्री वाली एक और 180 डिग्री एक, या 180 लाइन से एक, तो 360 जो है वो टोटल लाइन्स हो गई या टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो गई। तो 180 डिग्री ईस्ट जो है वो 180 डिग्री वेस्ट के ही बराबर है, और 180 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट जो हम कह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो 180 डिग्री ईस्ट जो है, 180 डिग्री ईस्ट बराबर 180 डिग्री वेस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम बोल सकते हैं इसको, कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। तो हम अगर कभी भी लिखते हैं तो ईस्ट की तरफ E लिखते हैं, वेस्ट की तरफ W लिखते हैं। जिस तरह से हम लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ नॉर्थ को N लिख रहे थे, साउथ को S लिख रहे थे। इट इज़ टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। यही मैंने आपको समझाया है अभी कि 180 डिग्री ईस्ट जो है और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो एक ही लाइन पे है, और उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई, इसको आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए यहाँ पे फिगर अगर आप देख सकते होंगे तो इस फिगर को आप देख के समझो कि देखिए ये जो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये लंदन है, इंग्लैंड है, और यहाँ से जा रही है ग्रीनविच। ठीक है, ये ग्रीनविच जा रही है।
अब ग्रीनविच के बाद फिर देखो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 इस तरह से आप कह सकते हो कि ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इधर किस तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्ट की तरफ। और यहाँ पे देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन, अब सवाल है देखो यहाँ पे ये भी बन सकता है, आप इससे क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं उसको समझो जरा, कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या ये बिल्कुल एक सीधी रेखा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे आ रही है, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो ये सवाल भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंटरनेशनल डेट लाइन एक बिल्कुल सीधी रेखा है? तो आपका आंसर होगा नो, ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब हुआ 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। तो जैसे कि धरती घूमती है, चंद्रमा घूमता है, प्लैनेट्स घूमते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि समय कितना आगे पीछे हो रहा है। सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। हालांकि ये अपने आप में गलत है, क्योंकि सन ना तो राइज करता ना सन सेट करता, क्योंकि सन तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, धरती उसके चारों तरफ घूम रही है ना। अगर ये सन है भाई, सन तो यहीं पे है ना, सन थोड़ी कहीं जा रहा है, धरती इसके चारों तरफ घूम रही है। अगर धरती इसके चारों तरफ घूम रही है और धरती अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, धरती अपने भी है तो एक्सिस पे घूम रही है, धरती अपने भी एक्सिस पे घूम रही है और धरती सन की चारों तरफ भी घूम रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि सन राइज करता है, ये समझने के लिए आसान है, लेकिन हकीकत में अगर देखे जाए तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ना तो सन राइज करता ना सन सेट करता, सन अपनी जगह पे है, अर्थ घूमती है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। सिंपल सी बात है, सन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि वो रेगुलरली रोज़ निकलता है, रोज़ शाम को छुप जाता है और ये बेस्ट टाइम कीपर है। उसके बाद लोकल टाइम जो है वो पता कैसे लगाते हैं, सूरज किस तरीके से परछाई बना रहा है उस तरह से पता लगाते हैं। मैंने भी आपको समझाया कि जब सूरज बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होगा, 12 बज रहे होंगे, उस टाइम पे अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हो तो आपकी शेडो नहीं बजेगी। अगर आपकी शेडो नहीं बन रही सूरज निकलने के बाद, तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे 12 बजे होंगे, और 12 बजे के साथ साथ आप ये बता सकते हो कि दिन के 12 बजे हैं और यहाँ पे इस टाइम शेडो नहीं बन रही। फिर ये भी बता सकते हो कि अगर बिल्कुल सुबह का समय होगा या बिल्कुल शाम का समय होगा तो आपकी जो परछाई बनेगी वो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। तो आप बता सकते हो कि अभी क्या टाइम हो रहा है, यानी कि शाम के 5-6 बज रहे होंगे, जिस टाइम पे सूरज छुप रहा होता है, और आपकी जो शेडो है वो सबसे लंबी होगी। क्यों शेडो सबसे लंबी होगी? क्योंकि सन जितना होराइजन के पास होगा, मान लेते ये धरती है और ये सन है ना, अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो सन की जो रेज अगर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, बिल्कुल सीधी आपके ऊपर पड़ रही हैं, तो क्या होगा, आपकी परछाई ना के बराबर बनेगी। लेकिन जैसे जैसे सन की रेज इस तरह से स्लांट होके आएंगी, है ना, इस तरह से जाएंगी स्लांट होके, तो स्लांट होने के साथ साथ वो क्या होगा, वो आपकी परछाई बनाना शुरू कर देगा। जितनी लंबी आपकी परछाई होगी, इसका मतलब ये है कि या तो उतनी सुबह का समय होगा या उतनी शाम का समय होगा। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। तो मतलब ये बात समझिए, अगर ये धरती है और यहाँ से 0 डिग्री जा रहा है, तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री, ये ग्रीनविच माने लंदन वाला समय है, यूके है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा है और सन यहाँ पे ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरी लाइन पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। इस पूरी लाइन पे जितने भी देश होंगे, उनके जितने भी शहर होंगे, जितने भी घर होंगे, वहाँ पे सब लोगों के लिए 12 बज रहे होंगे। उससे मतलब नहीं है कि वो देश यूरोप में है, अफ्रीका में है या कहाँ पे है, ठीक है। यूरोप का देश हो चाहे अफ्रीका का देश हो, सभी देशों में उस टाइम पे 12 बजे होंगे। किस समय पे? जिस टाइम पे ये लाइन 0 डिग्री वाली लाइन जो है उनके यहाँ से पास करेगी। All the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। अब इसको समझते हैं, इसको क्या कह रहा है, देखिए, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मान लेते ये अर्थ है, ठीक है, ये वेस्ट है, पश्चिम है, ये पूरब है। अब पश्चिम से पूरब की तरफ धरती घूम रही है, तो क्या होगा, जब धरती इधर की तरफ घूम रही है तो इधर, और सूरज भी ईस्ट से निकलता है। हम ये बोलते हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज जो है वो ईस्ट से निकल रहा है, अगर सूरज ईस्ट से निकल रहा है यानी कि जो इधर वाले रीजन होंगे उन पे पहले सूरज दिखने लगेगा, और जो इधर वाले रीजन होंगे उनको सूरज बाद में दिखेगा। यानी यहाँ पे पहले सुबह हो जाएगी, यहाँ पे सूरज सुबह बाद में होगी। तो जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप समय गेन करते जा रहे हैं, आपका दिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने लगें तो आप माना जाएगा कि आप दिन समय में पीछे जा रहे हैं,
ठीक है, यानी कि आप जो है समय में पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी कि जो ग्रीनविच था, ये जो 0 डिग्री था, इससे जो ईस्ट में जो चीज़ें हैं विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच, यानी कि ग्रीनविच वाला जो टाइम है, ग्रीनविच में हम मान के चलते हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के 12 के बाद यहाँ पे जो समय होगा वो 12 बजे से आगे का समय होगा। जैसे कि धरती पे पृथ्वी यहाँ पे पृथ्वी पे अगर मैं बात करूँ, इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इंडिया तो यहाँ पे है ना। अगर इंडिया यहाँ पे है तो इंडिया क्या है, 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ है। जब 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ हैं तो हम 0 डिग्री प्लस, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5 घंटे लिखते हैं। यानी कि अगर लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हम क्या हो गए, 5.5 घंटे क्या है, ईस्ट की तरफ हैं, हम आगे की तरफ हैं। और अगर मैं यहाँ पे लंदन, ये लंदन है मान लेते, मैं यहाँ पे इंडिया में ना हो के मैं यूएस में हूँ, तो यूएस तो यहाँ पे है, लंदन से पहले है, तो वेस्ट की तरफ है। तो यानी क्या होगा, अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, हो सकता है कि यूएसए में उस टाइम पे सुबह के 7 ही बजे हों, है ना, या 6 ही बजे हों, या 5 ही बजे हों सुबह सुबह के, और यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हों और भारत में शाम के 5:30 बजे भी हों। क्योंकि जो भी चीज़ ईस्ट में होगी वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे आ जाएंगी, और जो भी समय वेस्ट में होगा वो समय ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे हो जाएगा। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो हमें पता है धरती जो है पूरी जो गोल घूम जाती है अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे जो पूरी घूमती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, विच मीन्स 15 डिग्री 1 घंटे में या 1 डिग्री 4 मिनट में। आप इसका समझिए, अगर हम ये कहते हैं कि धरती, जैसे जो भारत है वो किस तरह से भारत में 5.5 घंटे आगे क्यों है, तो उसको समझने का तरीका समझिए। जैसे ये धरती है, ये धरती जब गोल घूमेगी अपनी एक्सिस पे तो कितने डिग्री घूम जाएगी, आप कहेंगे 360 डिग्री घूम जाएगी। अब ये 360 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, तो आप कहोगे 24 घंटे में घूमती है। एक दिन में 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। क्योंकि क्या मतलब हुआ, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी ना, तो 24 आवर में 360 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अगर 1 घंटे में 15 डिग्री है तो 1 डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। अगर 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगेंगे। अब जो भारत है, भारत के हमने जो टाइम लिया है इंटरनेशनल के हिसाब से, भारत का जो हमने एक राष्ट्र समय लिया है, एक मानक समय जो लिया है, जिसको हम भारत का मेरिडियन टाइम बोलते हैं, वो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो पास होता है किससे, 82.5 डिग्री ईस्ट, हमने इसको माना है, जो इलाहाबाद के पास से पास होता है, मिर्ज़ापुर के पास से, तो 82.5 डिग्री ईस्ट माना है। तो हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट घूमने पे 4 मिनट का फ़र्क आ रहा है। तो 82.5 डिग्री घूमने पे कितने मिनट का फ़र्क आएगा देख लीजिए जरा। तो आप क्या करेंगे, 82.5 × 4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट हो गए। तो 330 मिनट का मतलब कितना हुआ, 330 मिनट का मतलब हो गया कितना, 300 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे, और 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, यानी 5 घंटे और आधा घंटा और, यानी कि 5.5 घंटे। तो अगर दोपहर के 12 बजे लंदन में हो रहे होंगे तो भारत में, क्योंकि भारत 82.5 डिग्री ईस्ट पे हमने जो समय मान रखा है वो भारत में से पास होकर जा रही है, तो इसलिए 330 मिनट हम क्या है, हम 330 मिनट आगे हैं। क्योंकि 1 डिग्री आगे होने का मतलब है 4 मिनट आगे होना। अगर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है तो भारत तो 82.5 डिग्री है आगे, तो 82.5 डिग्री का मतलब हुआ 330 मिनट आगे होना, इसका मतलब हो गया 5.5 घंटे, ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 एट ग्रीनविच, यानी कि अगर 180 डिग्री पे देखूँ, अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 180 डिग्री पे रात के 12 बज रहे होंगे, 12 घंटे बिल्कुल आगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें वापस आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर 12 बज रहे होंगे, ये भारत है, भारत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5:30, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 5:30। तो ये 5:30 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री पे है, 82.5 डिग्री का मतलब हो गया 5.5 घंटे आगे होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत ने स्टैंडर्ड टाइम क्यों ले रखा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, तो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब देखिए इंडिया का, अगर मैं आपको, हालांकि अभी आपने नहीं पढ़ा फिर भी बता देता हूँ कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, देशांतर जो एक्सटेंट है, जितना फैला हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वो फैला हुआ है 7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, है ना।
68/7 से 97/25 तक। तो यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि 68/7 से 97 का मतलब हो गया लगभग लगभग कितने डिग्री, 30 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। 30 डिग्री का फ़र्क है पूरे भारत में, यानी कि भारत का जो 68/7 है ये वाला हिस्सा है कौन सा, गुजरात का हिस्सा, ठीक है, ये तो गुजरात का हिस्सा है। ये 97/25 जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये अरुणाचल का हिस्सा है। तो यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल तक में 30 डिग्री का फ़र्क है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। अगर 1 का मतलब 4 है तो 30 का मतलब कितना हो गया, 120। 120 का मतलब हो गया 2 घंटे। यानी कि गुजरात के समय में और अरुणाचल के समय में 2 घंटे का फ़र्क है। क्योंकि सन या सूरज पूरब से निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी हो जाती है, 4-5 बजे ही वहाँ पे सूरज उग जाता है, और गुजरात तक आते आते सूरज को सुबह बजाने में 5:30-6 बज जाते हैं। 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 30 डिग्री का फ़र्क है। अब हमने अभी यहाँ भी कैलकुलेट करा, 30 डिग्री का फ़र्क है गुजरात के समय में, गुजरात में और अरुणाचल में। तो अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ अगर हम इसको अलग अलग तरीके से देखें, अगर हम इस समय को देखें तो हर जगह पे अलग अलग समय होगा, है ना। अब पूरे भारत में अगर सब जगह अलग अलग समय होगा तो भारत में काम कर पाना बहुत मुश्किल है, ट्रेन नहीं चल पाएंगी, क्योंकि पूरे भारत में अगर ट्रेन चलती हैं तो पूरे भारत में एक ही समय है तभी तो ट्रेन चल पा रही है, वरना किसी रीजन के लिए समय अलग होगा, किसी रीजन के लिए अलग समय होगा। तो भारत ने इसलिए क्या करा, भारत ने एक मानक समय लिया 82.5 डिग्री ईस्ट पे, और उसके हिसाब से, क्योंकि वो भारत के बीचों बीच से होके जा रहा है, तो उसके हिसाब से पूरे भारत का समय को जो है बांट दिया गया। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा गया। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए इसी को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, और इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST कहते हैं। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर ये यूके है तो ये यूके से, अगर ये यूके है तो इंडिया उसके ईस्ट में है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया ईस्ट में है, ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट इस 5.5 घंटे अहेड ऑफ GMT। तो GMT से हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए कुछ देश इतने बड़े हैं, अगर आप मैप पे देखेंगे तो कुछ देश इतने बड़े हैं कि उनके यहाँ एक मानक समय से काम नहीं चलता, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, अलग अलग मानक समय मान रखे हैं। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो इसी वजह से रशिया जो है, रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। ये सवाल पूछा जाता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो रशिया नहीं है, बिल्कुल भी रशिया नहीं है। और रशिया लगता ही है मैप में कि रशिया इतना बड़ा है तो रशिया का ही सबसे ज़्यादा समय होगा, सबसे ज़्यादा टाइम जोन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का टाइम जोन कितने हैं, भारत का एक ही टाइम जोन है, और रशिया के कितने टाइम जोन है, रशिया के 11 टाइम जोन है। पूरी धरती कितने टाइम जोन में बटी हुई है, एक एक घंटे के अंतराल पर पूरी धरती को 24 टाइम जोन में बांटा हुआ है, और हर जोन जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। रशिया में अगर 11 स्टैंडर्ड टाइम है तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम किसके हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी उसको। बाकी आप मुझे इतने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जोन जो है वो किस देश के हैं। रशिया के 11 हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं वो आप बताएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये भारत है, भारत में भारत जो है 68 डिग्री से 68.7 टू बी वेरी प्रिसाइज से 97.25 तक जाता है, 97.25 तक, और 82.5 डिग्री ईस्ट पे स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी कि मानक यामोत्तर है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है यहीं पे इसी को हमने माना है मानक समय, और यहाँ से जो ये वाला, इसी की वजह से, इसी लॉन्गिट्यूड की वजह से भारत जो है 5.5 घंटे आगे है, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।